हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद यशांशी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हरित क्रांति। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है कि कृषि में उत्पादन को तेज़ी से वृद्धि करना, अधिक उपज देने वाले अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीकों की सहायता से किसान की आय में वृद्धि करना। यही हरित क्रांति का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है। चलिए हमारा टॉपिक में ये कुछ नोट्स हैं, चलिए इससे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति कृषि का क्षेत्र में अच्छे बदलाव लाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है तथा भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को अपने इस काम के लिए 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम यार्ड ने हरित क्रांति को इसका नाम दिया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम विलियम यार्ड द्वारा दिया गया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोगों को पता है मैक्सिको में हुई थी। मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जबकि नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए नई किस्म तैयार की, जिसमें उन्होंने संकरण किया। संकरण माने हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नए प्रकार के पौधों का उत्पादन कर सकते हैं जो कि अच्छी किस्मों के होते हैं। इन्होंने गेहूं की बौनी प्रजाति का जन्म दिया। गेहूं की बौनी प्रजाति उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली गेहूं के 14 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इन्होंने जो संकरण द्वारा नए पौधों में जो नए बीजों का उत्पादन किया उसमें 42 गुणसूत्रों की संख्या होती थी। और ये सब उन्होंने किया एक रसायन काल्चिसीन नामक एक रसायन से। उन्होंने गेहूं के 14 गुणसूत्रों को बढ़ाकर 2 गुना 3 गुना बढ़ाकर 42 कर दिया, जिससे पौधा छोटा होने लगा और पौधे में लगने वाली बालियों का आकार बड़ा होने लगा और गेहूं का आकार भी बड़ा होने लगा। वैसे तो हरित क्रांति ने बहुत से क्षेत्रों में उत्पादन किया है, लेकिन गेहूं और चावल में उसने सबसे ज़्यादा विस्तार किया है। चलिए इसकी शुरुआत ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तथा इस क्रांति के अग्रदूत MS स्वामीनाथन को माना गया है। इन्होंने भारत को एक नई आधुनिक तकनीक से अवगत कराया था, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना, अधिक उपज देने वाली अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों तथा नई तकनीकों की सहायता से किसान की आय में वृद्धि करना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच मानी जाती है, जबकि भारत में इसकी शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी मानी जाती है, जो कि 1961 से 66 के बीच थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसकी शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच में ही हुई थी, कि शुरुआत में ही हुई थी, इस दौरान ही हुई थी। इसलिए क्योंकि 1960 से 1963 के बीच में भारत के 7 राज्यों के चयनित 7 जिलों में इसका प्रयोग किया गया था तथा यह प्रयोग सफल होने के बाद 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति की औपचारिक तौर पर अपनाया गया था। चलिए अब ये इसको पढ़ लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में MS स्वामीनाथन द्वारा हुई थी। MS स्वामीनाथन पौधों में आनुवंशिकता के लिए वैज्ञानिक थे तथा उन्हें इस काम के लिए पद्म भूषण, इंडिया में जो भारत का जो एक सम्मानीय राष्ट्रीय अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, जो कि उनसे उनको सम्मानित किया गया था। और नॉर्मन बोरलॉग के इस काम
को देखते हुए, उसकी सराहना करते हुए उनके नाम से भी अवार्ड शुरू किए गए थे, जिसमें से पहला पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा, जबकि चावल पर इसका आंशिक प्रभाव रहा। हरित क्रांति आने के बाद मोटे अनाजों तथा दलहन के उत्पादन घट गया था। द्वितीय हरित क्रांति, जी हाँ, द्वितीय हरित क्रांति भी आ चुकी है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, जिसका समय था 1987 से 88 के बीच में, जिसका संबंध विशेष रूप से चावल, दलहन, तिलहन के उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में हरित क्रांति के लिए पंजाब को आरंभिक साइट का मीन्स है यहाँ पर कि जिसका सबसे पहले उपयोग किया गया था, जिस साइट पे, जिस राज्य में, तो भारत में हरित क्रांति के लिए पंजाब को आरंभिक साइट चुना गया था तथा हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखा गया था। पंजाब में मैक्सिको के HYV बीजों के साथ गेहूं के बीजों के मिश्रण से नई प्रजाति के गेहूं का उत्पादन किया गया, जिससे किसानों को उन्नत बीजों की प्राप्ति हुई और उनकी जो फसल थी वो ज़्यादा अच्छी प्राप्त हुई। अगर आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो या फिर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हरित क्रांति की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान हुई थी। अब यहाँ पर दो और क्रांतियाँ होती हैं जिसको हम लोग सोचते हैं कि यह हरित क्रांति ही है या फिर उससे संबंधित है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ों में अलग अलग हैं। हरित सोना क्रांति बाँस उत्पादन से संबंधित है। बाँस एक घास के रूप में मानी जाती है। बाँस जो है, जिसको हम लोग बैम्बू भी कहते हैं, वो लॉन्गेस्ट ग्रोइंग ग्रास कही जाती है। सबसे तेज़ी से उगने वाली घास कौन सी है, तो वो है बाँस, बैम्बू, जो कि 40 मिनट में 1 इंच तक बढ़ जाती है। जी हाँ, 40 मिनट में 1 इंच बढ़ जाती है। और ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो चाय उत्पादन से संबंधित है। अब ये जो मैंने वो बात कही थी तो ये वो लिखी हुई है। वर्ष 1960 से 63 के दौरान भारत के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? हरित क्रांति के प्रयोग किया गया था। HYV बीजों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, इसको पता करने के लिए। तथा यह प्रयोग सफल होने के बाद 1966 से 67 में यह भारत में हरित क्रांति की औपचारिक तौर पर अपना लिया गया। चलिए अब हरित क्रांति के कुछ हम लोग बुनियादी तथ्य पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें क्या था कि इसमें किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए नए उपकरणों की तेज़ी से विस्तार किया गया था। जी हाँ, जैसे पहले क्या था, किसान जो थे वो ट्रैक्टर इन सब का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद उन्हें नए उपकरणों का यूज़ करना सिखाया गया। उन्नतशील तथा नई किस्म के बीजों का प्रयोग में वृद्धि हुई। पहले किसान कोई ज़्यादा अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं कर पाता था, लेकिन HYV बीजों के साथ संकरण के बाद उनको उन्नतशील तथा नई किस्मों के बीजों का प्रयोग करने में वृद्धि आई और उनको भी उनकी फसल जो थी वो ज़्यादा अच्छी प्रदान होने लगी और उसमें किसानों की आय में वृद्धि हुई। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि। जी हाँ, अगर हम पहले क्या था, जो पुराने ज़माने से जो चली आ रही थी, जैसे जो जैविक उर्वरकों को यूज़ करने की बजाय हम लोग रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करने लगे। लेकिन हाँ, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है, जो कि एक इसका माइनस पॉइंट है। किसानों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। किसानों में व्यावसायिक क्षमता का भी विकास हुआ, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न भंडारण करने में सक्षम हो पाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल वृद्धि में सफल हो पाए। और लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि यह सिर्फ उच्च दर्जे के जो बड़े किसान थे उनको ही ये प्राप्त हो पाया। जो छोटे किसान थे वो लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि HYV
बीजों के साथ संकरण करने के बाद इनकी कीमत बढ़ जाती है और सिर्फ ऊंचे दर्जे के बड़े किसान ही इसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं। किसानों एक स्थान पर एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन में वृद्धि करना। हम लोग जानते हैं फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। और जायद की जो खरीफ की जो फसल होती है वो इन दोनों के बीच में बोई जाती है। जायद की फसल जो है वो इन दोनों के बीच में बोई जाती है। देश में पर्याप्त अनाज के भंडारण व उत्पादन को बढ़ाना। बिल्कुल, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे तो हमारे देश में भंडारण भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। और आज के समय में ये एक हरित क्रांति की ही देन है जो आज खाद्यान्न के लिए हमारा भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, और इसका पूरा श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन जी को। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।